नमस्कार, मैं अपने तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर हिमिका अग्रवाल से, जो कि पेशे से एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं, नशे जैसे गंभीर विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल हूँ। मैं एक साइकाट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नशा क्या होता है। किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन या इस तरह की कोई भी आदत जो आपको आपके इन्वायरमेंट से, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर से तोड़ती है, अपनी दुनिया में लीन करती है और रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म करवाती है। तो ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन या ऐसी किसी भी हैबिट का ओवर यूज़ हम उसे नशा कहते हैं। डॉक्टर, यदि हम इसे आम भाषा में परिभाषित करना चाहें तो इसे आप कैसे समझाएंगे? नशे के जो व्यक्ति जिससे पीड़ित होता है नशे से, उसे यूजुअली जो है अपनी जिम्मेदारियों से वो थोड़ा सा नेग्लिजेंट होने लगता है जिम्मेदारियों से। उसका नॉर्मल जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, यानी कि दिनचर्या उसकी सामाजिक और काम वाली आर्थिक दिनचर्या, वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। उस जगह जगह से शिकायतें आने लगती हैं उसके काम में, और वो कहीं ना कहीं जो इस तरह के पदार्थों से शारीरिक नुकसान या मानसिक नुकसान होता है, उन चीज़ों को लेके भी अवगत नहीं रहता और जानते हुए भी उस चीज़ का सेवन करता रहता है। वो अपने को रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो मात्रा है इस तरह के पदार्थ या इस तरह की चीज़ का सेवन करने की, वो मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब कंट्रोल लूज होने लगता है तो हम कहते हैं कि अब ये व्यक्ति इस चीज़ के नशे का आदी बन गया है, या ऐसे हैबिट पड़ गई है, एडिक्शन हो गया है, जिसे आम भाषा में एडिक्शन बोलते हैं। किस किस तरह के नशे की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है? देखिए, बहुत सारे नशे के तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं। शराब सबसे कॉमन है, तंबाकू इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, गांजा, भांग, अफीम, इस तरह के और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। कोकेन वगैरह ये कम है रिलेटिवली, क्योंकि हीरोइन, कोकेन बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इन चीज़ों के नशे इतने कॉमन नहीं हैं जितने जो कॉमन अफीम है, जो हमारी पॉपी प्लांट से मिलती है, वो ज़्यादा कॉमन है। स्मैक का नशा ज़्यादा कॉमन है, हीरोइन और कोकेन कम है। इसी तरह से जो कई बार प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है कि दवाई का नशा लोग करते हैं। शुरुआत कई बार होती है प्रिस्क्रिप्शन से, लेकिन कई बार लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई का प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं अपने आप, बिना डॉक्टरी सलाह के, तो वो भी नशे का कारण बन सकती है। इस तरह से लोग कई बार फोर्टविन, फिनार्गन, इस तरह के इंजेक्शन भी लगाया करते हैं। ये भी कई आम नशे हैं। इसके अलावा जो पदार्थों के अलावा कई बिहेवियरल एडिक्शंस भी हम लोग आजकल लाइट में आने लग गए हैं और डिस्कशंस का पार्ट बन गए हैं। डॉक्टर, आपने बिहेवियर एडिक्शन टर्म का प्रयोग किया है, हमारे दर्शकों के लिए इसे सरल भाषा में समझाइए। देखिए, इनको बिहेवियरल एडिक्शंस कहते हैं जिनको आप रेफर कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। जी, गेमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है आजकल और स्टडीड है बहुत ज़्यादा, और गेमिंग के क्राइटेरिया भी निकालने की कोशिश की जा रही है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या जो बॉडीज़ हैं, सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स, अपने गेमिंग के डिसऑर्डर का, गेमिंग एडिक्शन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया निकालते हैं। क्योंकि कुछ समय में जब से इंटरनेट गेमिंग वगैरह अवेलेबल हुई है, जिसमें आप ग्रुप गेमिंग कर सकते हो, तो उसमें एडिक्शंस तरह तरह के हैं और सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं है। ग्रुप्स में, सोसाइटी में एक साथ बहुत सारे बच्चे एक साथ पीयर प्रेशर में आके गेमिंग डिसऑर्डर के भी शिकार बनने लग गए हैं, तो ये भी हमारे नज़र में ज़्यादा आया है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसऑर्डर बनने में। अगर बच्चे के पास में इंटरनेट का फ्री अवेलेबिलिटी है और गेम्स की फ्री अवेलेबिलिटी है, तो चांसेस डिसऑर्डर का रूप लेने की बढ़ जाती हैं। हालांकि इसमें बच्चे की अपनी तासीर की भी इम्पोर्टेंस है। उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए दो बच्चों में बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत सारे लोगों को जो थोड़े वल्नरेबल हैं, जिनमें थोड़ी टेंडेंसी है नशे में जाने की या हैबिट फॉर्म करने की, उनको धक्का मिल जाता है अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। तो हमें अवेलेबिलिटी पर भी अगर हम रोक लगाएं इस तरह की, तो हो सकता है कि हम गेमिंग डिसऑर्डर से बच पाएँ। तो ये सारे एडिक्शंस भी अब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं हम लोग, और एक्सपर्ट्स रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। पहले इन एडिक्शंस को हम माना नहीं करते थे कि ये भी नशे हैं, लेकिन अब इनके क्राइटेरिया आने लग गए हैं। इंटरनेट एडिक्शन के तो प्रॉपर क्राइटेरिया हैं,
बाकी एडिक्शंस अंडर स्टडी हैं, जैसे मोबाइल एडिक्शन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूसरे टाइप के एडिक्शंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ये इस तरह के एडिक्शन सामने आ रहे हैं। आज से 20 साल पहले इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था, तो इंटरनेट एडिक्शन होने की चांसेस नहीं थी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तो एडिक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं और उस हिसाब से हम इनको लेबल करते हैं। इनके ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो इनके ट्रीटमेंट में काउंसलिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल है। बिहेवियरल ट्रीटमेंट, बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और तरह तरह से एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसका इलाज करते हैं या इलाज करने की पूरी कोशिश की जाती है। कुछ लोगों में थोड़ी थोड़ी देर में खाने की आदत को भी एडिक्शन के रूप में देख सकते हैं। देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाना जो है एडिक्शन का पार्ट में नहीं कहूँगी इतनी जल्दी। ये दिस कुड बी अ साइन ऑफ एनी मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों में ऐसा हो सकता है कि एपेटाइट बढ़ जाए, शारीरिक बीमारियों में हो सकता है एपेटाइट बढ़ जाए। तो खाना खाना नहीं, लेकिन अगर कोई खास पदार्थ है जिसका सेवन बढ़ रहा है वो नशे की तरफ हमें इंडिकेट कर सकता है। क्या नशे की लत का उम्र से कोई संबंध है? देखिए, हर एज की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, नशे आमतौर पे कम उम्र में, टीन्स में या अर्ली एडल्टहुड में ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं। मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं। मेल्स में नशे का जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट इंडिया के सर्वेज में 11 से 12% है और फीमेल्स में 1 से 2% में पाया गया है। तो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, अर्ली एडल्टहुड में ज़्यादा कॉमन होता है, टीन एजेस में ज़्यादा कॉमन है। नशे के रोग से ग्रसित व्यक्ति को नशा मुक्ति के लिए किस चिकित्सा पद्धति या चिकित्सक के पास जाना चाहिए? देखिए, साइकाट्रिस्ट्स होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं MBBS करके या आगे उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन करा होता है साइकाट्री में या मानसिक रोग में। उसके आगे चाहे तो नशा मुक्ति या नशे से संबंधित भी कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन एक साइकाट्रिस्ट जो है वो दवाई भी लिख सकता है और काउंसलिंग भी कर सकता है नशे से संबंधित मरीजों की। ऐसे ही हमारे यहाँ काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूजुअली। ये साइकोलॉजी में ट्रेंड होते हैं और ये नशा मुक्ति की काउंसलिंग कर सकते हैं, दवाई नहीं लिख सकते। तो ये यूजुअली टीम में काम करते हैं। और अगर सोशल इश्यूज़ हैं तो हमारे यहाँ पर साइकाट्रिक सोशल वर्कर्स भी होते हैं जो इस तरह के नशे से पीड़ित लोगों के सामाजिक इश्यूज़ को सॉल्व करने में ट्रेंड होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज मिलके यूजुअली एज अ टीम बेस्ट काम करती हैं और मरीज़ को रिजल्ट्स लाने में ये कॉम्बिनेशन जो है टीम का ये बेस्ट माना गया है। आप इनमें किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। प्रेफरेबल रहेगा कि आप टीम को अप्रोच करो जहाँ टीम अवेलेबल है, उसमें रिजल्ट्स क्योंकि बेस्ट आते हैं। कई बार ENT सर्जन के रेडार में ज़्यादा आते हैं इस तरह के बच्चे जो तंबाकू का सेवन करते हैं। बच्चे पीडियाट्रिशियन के संपर्क में भी ज़्यादा आएंगे। जिनको मुंह का कैंसर हो गया है तंबाकू का या सिगरेट का सेवन करने से, वो ENT सर्जन के कांटेक्ट में आते हैं। और जिनको फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों की बहुत सारी बीमारी जैसे दमा, COPD वगैरह हो जाते हैं, वो रेस्पिरेटरी डॉक्टर्स होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, उनके कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार का नशा है, क्या उम्र है, क्या जेंडर है, और उस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट है संपर्क में कि आपका ट्रीटमेंट के संपर्क में आप कैसे आओ, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन सिंपली एज। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों के केस में भी लापरवाही ना बरतते हुए चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी प्रकार का नशा कितना घातक हो सकता है? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इंडिया क्या सारी दुनिया में प्रोहिबिटेड है। ये दिखाता है कि ये नशा कितना ज़्यादा घातक हो सकता है कि लॉस तक बन गए हैं कि नशे का सेवन करके हम गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ये गाड़ी चलाने वाले और दूसरे की, सड़क पर चलने वाले की जान ले सकता है। तो नशे में जानें जा सकती हैं। नशे के प्रभाव में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई गिर सकता है, कोई अपना नुकसान कर सकता है, दूसरे का नुकसान कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। नशे के हालत में गफलत में कभी कभी मरीज चला जाता है, गफलत में बहुत ज़्यादा इंजरीज कर सकता है, खुद को भी दूसरों को भी। तो अगर खतरे की बात करें तो नशा जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। किस प्रकार से हम अपने पारिवारिक जनों को नशे की समस्या से बचा सकते हैं? देखिए, अगर हमें लग रहा है कि कोई नशे से पीड़ित है या हमें डाउट भी है तो हमें उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कई बार घर वाले शर्मिंदगी में उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम उसमें इस तरह के मरीज़ों की दिक्कतों को हम छुपाएं ना, हेल्प दें उनको और इग्नोर ना करें।
क्योंकि अगर हम अर्ली वार्निंग साइंस या कहते हैं रेड फ्लैग्स को ही आइडेंटिफाई करेंगे तो आगे जाके गंभीर कॉम्प्लिकेशन से हम बचेंगे, हादसों से, वारदातों से बच पाएंगे। और नशे की जो लत है वो भी मरीज़ की बढ़ती चली जाती है। तो समय के साथ अगर हम समय रहते उसको तोड़ पाएँ, काट पाएँ, तो वो बेहतर रहेगा, मरीज़ का भी नुकसान कम से कम होगा। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? देखिए, अगर व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव है तो इससे हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। घर वालों को, आसपास वालों को सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर नशा करते हुए हमने देखा है मरीज़ को, अपने घर वाले को या अपने संबंधी को, तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये आसपास भी नशा करता होगा, उसका सेवन कर सकता है। और कई बार नशे का सेवन करने वाले लोग अपने नशे की क्वांटिटी को कम करके बताते हैं, तो हमें उसको फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और थोड़ा डाउट अपने मन में रखना चाहिए कि अगर हमने अपने किसी आसपास वाले को नशा करते हुए 1-2 बार देखा है और व्यवहारिक दिक्कतें हैं, तो क्या पता नशे की दिक्कत बहुत सीवियर हो गई हो या बढ़ गई हो। हाँ, हम उसे स्टिग्मेटाइज ना करें, हम उसके साथ एक लेबल ना दें उसे, लेकिन हम सतर्क रहें और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हो, किसी को आप चोरी करते देखो अपने आसपास वालों को, या पैसों का हिसाब ना दे पा रहा हो और नशे के पदार्थ का सेवन की हिस्ट्री हो, तब हमें सतर्क होना चाहिए कि क्या पता नशे की दिक्कत बढ़ गई हो। और अगर काम में किसी प्रकार का काम में या सामाजिक ड्यूटीज़ में डिस्टर्बेंस आता है, तब भी हमें सतर्क होना चाहिए कि दिक्कत नशे से संबंधित हो सकती है। क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, नशे का आज की तारीख में इलाज बिल्कुल संभव है। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो कि नशा मुक्ति में ट्रेंड होते हैं। साइकाट्रिस्ट दवाई भी लिखते हैं और साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काउंसलिंग भी करते हैं मरीज़ की। और इन दोनों ही रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं और दोनों माध्यम को यूज़ कर सकते हैं, दवाइयाँ और काउंसलिंग को, मरीज़ों का इलाज करने के लिए। किस मरीज को दवाई की ज़रूरत है, किसको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है और किसको दोनों की ज़रूरत है, ये भी डिसाइड किया जाता है और बेस्ट पॉसिबल दिया जाता है। इस तरह के रिसोर्सेज जब अवेलेबल हैं तो इनका बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और नशे को आज की तारीख में बीमारी माना जाता है, तो इस बीमारी का इलाज करना चाहिए, जो कि आज की तारीख में संभव है। क्या यह एक स्थायी उपचार है? देखिए, परमानेंट इलाज या क्योर हम लोग किसी भी मानसिक रोग में नहीं मानते। हम ट्रीटमेंट मानते हैं, या कि इलाज, क्योर नहीं करते। तो कोई भी नशे से संबंधित, नशे से पीड़ित इंसान जिसका इलाज हुआ है, उसे दोबारा नशे की लत लग सकती है। वो उसको नशे की लत लगने की दोबारा से चांसेस या रिलैप्स होने की चांसेस दूसरे लोगों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होती हैं। सतर्क रहना ज़रूरी है, आसपास वालों को भी, मरीज़ को भी, प्लस इलाज को ठीक से लेना चाहिए, क्योंकि रिलैप्स प्रिवेंशन का भी इलाज ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। अगर हम किसी भी मरीज़ का इलाज करते हैं तो सिर्फ डी एडिक्शन नहीं करते, रिलैप्स प्रिवेंशन भी पहले से ही प्लान करना शुरू कर देते हैं कि एक बार मरीज़ ठीक हो जाएगा तो दोबारा से इस गड्ढे में ना गिरे। तो उसके लिए काउंसलिंग होती है, दवाइयाँ होती हैं, एंटी क्रेविंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि हुड़क कम करने की दवाइयाँ, पदार्थ वगैरह, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं और रिलैप्स प्रिवेंशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा परिवार, समाज व सरकारें किस प्रकार सहायता कर सकती है? देखिए, परिवार को चाहिए कि एक सहानुभूति बना के रखे ऐसे मरीजों के साथ, उनको अकेला ना छोड़े, तिरस्कार भरी नज़रों से ना देखे और हमेशा डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स के पास ले जाने से चूके ना, और साथ में अवगत रहे। और जिससे कि अगर इस नशे में हमारा घर वाला या हमारा रिलेटिव दोबारा से गिर रहा है नशे में, तो हम उसके साइंस और सिम्टम्स पहचान पाएँ और जल्दी ही एक्सपर्ट्स के पास लेके जाएं। समाज में ज़रूरी है अवेयरनेस बढ़ाना इन सारी चीज़ों की, तो समाज में इस तरह के कैंप्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहलिक अनोनिमस ग्रुप्स होते हैं, तो ये सारे ग्रुप्स मिलके इस तरह के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। समाज में भी पब्लिक बॉयकॉट इस तरह के मरीजों का नहीं होना चाहिए, सेंसिटिवली हमें ट्रीट करना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। अगर कोई इलाज ले रहा है, हमें इस तरह के मरीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और अगर हम कानून की नज़रों से देखें तो इस तरह के कानून जो कि उपलब्धि ही ना हो, दवाइयों की, ये नशे की उपलब्धि ही ना हो, इस तरह के कानून बनने चाहिए। और सिर्फ बनने से काम नहीं चलेगा, उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन भी हो, प्रैक्टिकल,
जिससे कि जैसे कि रूल्स तोड़ के ये नशे अवेलेबल ना हो। खासतौर पे आज की जैसे नई जनरेशन है, बच्चे हैं, न्यूज़ में आता रहता है कि अब बच्चे भी नशे के चंगुल में फंसने लग गए हैं। तो जो नियम है जैसे कि तंबाकू वगैरह बच्चों को नहीं बेचा जाएगा, इस तरह के नियमों का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, बच्चों को उपलब्धि ही ना हो, जिससे कि वो इतनी कच्ची उम्र में इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग अंधविश्वास में आकर किसी बाबा, ओझा या तांत्रिक की सहायता से अपने रोगी का उपचार किसी भस्म, विभूति अथवा ताबीज के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, विभूति वगैरह का सेवन आप अगर अपने मरीज़ को कराते हैं तो उसमें क्या रिएक्शन हो, नशे के साथ में शरीर में जाके क्या रिएक्शन हो और क्या गंभीर दिक्कतें और पनप जाएं वो हमें नहीं मालूम, तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और तांत्रिक वगैरह के पास लेकर जाने से कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम, जो क्रूशियल टाइम है जिसमें हम इलाज कर सकते हैं, वो हमारा वेस्ट होता है और नशे से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं नशे के, और सामाजिक साइड इफ़ेक्ट्स जो है, मरीज़ की ज़िंदगी ख़राब होती है, मरीज़ को नुकसान होता है, वो भी बढ़ते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते। अगर हम किसी ऐसे ऑल्टरनेटिव मीन्स में विश्वास करते हैं तो हम करें, लेकिन कुछ खिलाएं ना, जिस चीज़ की हमें जानकारी ना हो, जैसे विभूति वगैरह, वो शरीर में ना, मरीज़ के शरीर में ना जाए और उसे हम सेवन ना कराएं अगर हमें पता नहीं उसमें क्या है, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है, शारीरिक नुकसान भी कर सकता है मरीज़ का। आपके अनुसार हमें रोगी का इलाज कहाँ कराना चाहिए? देखिए, हमें इलाज हमेशा लाइसेंस सेंटर्स पे कराना चाहिए जिनके पास डिग्री हो या लाइसेंस हो और प्रॉपर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हो। पैथी हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, सारी बहुत अच्छी पैथीज हैं, लेकिन कोई भी जो क्लेम करे कि हम एग्जाम्पल आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं और हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, तो ऐसे लोगों से हम बचें। और आयुर्वेदा बहुत अच्छी ब्रांच है, ऐसे सारी पैथीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस पैथी के लाइसेंस्ड एक्सपर्ट्स के पास ही जाएं और मिक्सोपैथी को फॉलो ना करें, एक बार में एक ही पैथी फॉलो करें। अगर आप एलोपैथी फॉलो करें तो एलोपैथी, आयुर्वेदा फॉलो करें तो आयुर्वेदा, होम्योपैथी तो होम्योपैथी, बट मिक्स ना करें, क्योंकि मिक्सिंग से भी नुकसान हो सकता है और इंटरेक्शंस हो सकते हैं। इसका इलाज कितने दिनों में संभव है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, कितना नशा कितना तीव्र है, इसमें विल पावर का भी रोल है, लेकिन विल पावर जो है हम काउंसलिंग के द्वारा धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं मरीज़ में। मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसको शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं, उसको कितने लंबे समय से नशे की दिक्कत है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो बताते हैं कि हमें कितने ड्यूरेशन तक ट्रीट करने की ज़रूरत है। और एक जैसी हिस्ट्री वाले भी दो मरीजों की रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, शारीरिक और मेंटल रिस्पॉन्स पे, कि उनको कब तक इलाज की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि जिनमें प्रवृत्ति होती है थोड़ी स्लिप करने की एडिक्शंस में, वो एक नशा छोड़ के दूसरे नशे में भी चांसेस होती हैं उनकी शिफ्ट करने की। तो इसलिए हमें थोड़ा रिलैप्स प्रिवेंशन पे ध्यान देना पड़ता है और उसमें थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, काउंसलिंग सेशन ज़रूरी हैं, और अपना निश्चिंत होना ज़रूरी है कि मरीज़ जो है स्ट्रॉन्ग है कि दोबारा नशे की तरफ नहीं जाएगा। हालांकि उसके बाद अच्छे से अच्छे इलाज के बाद विश्व भर में सक्सेस रेट्स बहुत हाई नहीं हैं, दूसरे मानसिक रोगों के कंपैरिजन में नशे के सक्सेस रेट्स कम हैं, लेकिन अगर हम फिर भी से 10% से बढ़ा के 30% तक भी लाते हैं तो हम इसे अपनी एक सक्सेस मानेंगे, और हम इसे मानेंगे कि इतना भी अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है सोसाइटी में तो ये हमारे एफर्ट्स को जस्टिफाई करती है, और हमें एफर्ट ज़रूर करने चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए अगर रिस्पॉन्स रेट्स बहुत अच्छे नहीं हैं तब भी। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास इस डर से नहीं जाते कि अस्पताल में भर्ती ना करना पड़े। क्या हर परिस्थिति में रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक है? ये बहुत बड़ा मिथ्य है कि हर नशे में अगर आपको नशा छुड़वाना है तो मरीज़ को भर्ती कराना पड़ेगा या नशा मुक्ति केंद्र में डालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बहुत अधिकतर जो रोगी होते हैं नशे के, उनका हम ओपीडी बेसिस पर इलाज कर सकते हैं, बल्कि हम प्रेफर करते हैं कि ओपीडी बेसिस पर करें, जिससे कि जो उनका सोशल या ऑक्यूपेशनल डिसरप्शन है वो कम से कम हो, उनका काम सबसे कम अफेक्ट हो, क्योंकि नशे से ठीक होने के बाद में अगर काम में वो नहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी से कट गए हैं, तो उनको हमें रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल है और चांसेस रिलैप्स की, यानी कि दोबारा से नशे की तरफ बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती हैं।
तो हम नहीं चाहते कि मरीज़ जो है अपने समाज से, अपने सोसाइटी से कटे, काम से कटे और भर्ती हो जाए महीनों के लिए। हमारी कोशिश होती है कि ओपीडी में उसे जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उतना करें, लेकिन कुछ केसेस में हमें भर्ती करना पड़ता है। जैसे कि एक शराब के नशे का एक साइड इफ़ेक्ट है डिलीरियम ट्रीमेंस। इसमें मरीज़ गफलत में चला जाता है, खाना पीना ठीक से नहीं खाता, अपना नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों का नुकसान पहुंचा सकता है और अपने होश में नहीं रहता। उसका बीपी, हार्ट रेट ये सब फ्लक्चुएट कर सकता है, मरीज़ डिहाइड्रेशन में जा सकता है, यहाँ तक कि मरीज़ की मौत की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं अगर इसे हॉस्पिटलाइज ना करें। तो इस या दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम बिल्कुल चांसेस नहीं लेते और हॉस्पिटलाइज करने की ही एडवाइस देते हैं। लेकिन और इस तरह की और भी कंडीशंस होती है। मान लीजिए नशे में इंसान का कोई शारीरिक डैमेज हो गया है, जैसे लिवर फेलियर है, किडनी डैमेज हो रखा है, तो ऐसे मरीज़ को भी एडमिट करना ज़रूरी मानते हैं हम। लेकिन हर मरीज़ को ज़रूरी नहीं है कि एडमिट करें और ओपीडी बेसिस पर अगर इलाज हो सकता है, मरीज़ रेगुलरली आ सकता है, दवाई ले सकता है, काउंसलिंग करा सकता है और उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो हम ओपीडी में भी इलाज कर सकते हैं। और अगर कोई अपनी मर्जी से भर्ती होकर नशा मुक्ति चाहता है तो बहुत सारे लाइसेंस्ड नशा मुक्ति केंद्र हैं जहाँ पर आप अपने मरीज़ को भर्ती करा सकते हैं या विलिंगली जाके भर्ती हो सकते हैं और वहाँ पर दवाइयाँ और काउंसलिंग ले सकते हैं जिससे कि आप नशे की लत से दूर हो पाएँ। लेकिन हमेशा इन सेंटर्स पर जाते वक्त वहाँ का लाइसेंसिंग चेक कर लें और जेन्युइननेस उसकी चेक करें, क्योंकि इस चीज़ के सरकार ने नियम निकाले हुए हैं नशा मुक्ति के भी, नशा मुक्ति केंद्र चलाने के, और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमारी। तो हम ये चेक करें जिससे कि हम अपना कभी नुकसान ना करें और जेन्युइन रहते हुए जेन्युइन ट्रीटमेंट रहें, जिससे कि सक्सेस रेट हमारी हाई रहे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर हेमिका अग्रवाल का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे एक नए एवं महत्वपूर्ण विषय के साथ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आर्टिन क्रिएशंस अपनी जागरूकता की मुहिम को जारी रखते हुए आप लोगों के स्वस्थ, सुरक्षित व प्रसन्न रहने की कामना करता है। धन्यवाद।